नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। ख़ास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख अहमद अली। ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के तारीखी विरसे के साथ या तो लापरवाही का मुजाहरा कर रही है या फिर उसे दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत का हाल तो आप देख ही चुके हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की तारीखी इमारत को किस बहाने से बंद कर दिया गया, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके बाद बात हिमायत सागर, उस्मान सागर, मूसा नदी या फिर हुसैन सागर की हो, इन तमाम को जो एक वक्त में शहरियान हैदराबाद के पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा किया करते थे, अब उनका वजूद खुद ख़तरे में नज़र आता है। जहां एक तरफ हालिया बारिश की वजह से रियासत भर के ज़खायर आब की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, वहीं उस्मान सागर और हिमायत सागर में सिर्फ बराए नाम ही पानी जमा हुआ है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, चंद साल कबल तक भी मौसम बरसात में उन ज़खायर आब की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हो जाया करता था और लोग इस मंज़र को देखने के लिए वहाँ जमा हो जाते। मानो ऐसा लगता था जैसे कोई मेला लगा हो, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो गई हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों शहरों की पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील करने वाले इन दोनों ज़खायर आब से निहायत साफ़ पानी जो मिनरल से भरपूर होता है हासिल होता है, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि ये पानी विखाराबाद के करीब अनंतगिरी हिल से बहकर रास्त इन ज़खायर आब में आता है। शहर में इमारतों की तामीरात की अंधाधुन मुसाबिकत और रियल स्टेट बूम ने हैदराबाद के दो कदीम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के लिए संगीन ख़तरा पैदा कर दिया है, क्योंकि ये तामीरात इन्हीं इलाक़ों की हैं जो उन ज़खायर आब के आबगिर इलाके या कैचमेंट एरिया है और वहीं से बारिश का पानी बहकर इन ज़खायर में जमा होता है। हुकूमत के तरक्याती कामों, रियल स्टेट के कारोबार और नाजायज़ कब्ज़ों ने इन दोनों ज़खायर आब को पानी पहुँचाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। रियासती हुकूमत इन ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इस बयान से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने साल 2015 में तारीखी गोलकुंडा में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराने के बाद दिया था। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि शहर की 1 करोड़ 40 लाख की आबादी के पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी करने में 2 ज़खायर आब नाकाफ़ी हैं, इसीलिए मज़ीद 2 ज़खायर आब तामीर करवाए जाएंगे। उन्होंने उन ज़खायर आब की गुंजाइश में इजाफा और उनकी बका के लिए इक़दामात के ऐलान के बजाय मज़ीद 2 ज़खायर आब की तामीर का ऐलान किया था। साल 2015 से अब तक ना ही इस ऐलान पर अमल किया गया और ना ही उस्मान सागर और हिमायत सागर में आबी सतह में इजाफे के लिए संजीदा इक़दामात किए गए। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद KTR ने भी गंडीपेट के पास नाइट सफारी पार्क के क़याम का ऐलान किया था। चंद साल कबल रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने ऐलान किया था कि गंडीपेट के करीब कोतवालगुड़ा में 50 एकड़ अराजी पर बहुत जल्द नाइट सफारी पार्क का क़याम अमल में लाया जाएगा। सिंगापुर की एक कंपनी बर्नार्ड हैरिसन एंड फ्रेंड्स लिमिटेड के हुक्काम के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया गया था। हैरिसन कंपनी की टीम ने मज़कूरा अराजी का मायना करने के बाद इत्मीनान का इजहार करते हुए इस अराजी को नाइट सफारी पार्क के क़याम के लिए मौजू करार दिया था। उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ सकी। इन दोनों रिजर्वायर्स के बाद अब रुख करते हैं शहर के बीचों बीच से बहने वाली मूसा नदी की, जो हैदराबाद की शान है। वो तारीखी नदी आज सिर्फ और सिर्फ गंदगी के ढेर और मच्छरों की आमाजगाह बनकर रह गई है। मूसा नदी को आलूदगी से पाक करने और उसकी अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कई वादे किए गए, लेकिन आज भी इस नदी की हालत जूं की तूं बरकरार है। बरसहा बरस से मूसा नदी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। बात सिर्फ लापरवाही की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसमें ड्रेनेज और सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जाने लगा। मूसा नदी और उसके अतराफ गैर कानूनी तामीरात की गई, गैर मजाज तामीरात की गई। मूसा नदी को सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया, जो अभी तक भी मंसूबे की हद तक ही महदूद है। साल 2015 में मूसा नदी को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाया गया था। 2362 करोड़ रुपए की लागत से मूसा नदी के 57.5 किलोमीटर के रकबे को खूबसूरत बनाए जाने का ऐलान किया गया। मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों जानिब साइकिल ट्रैक, फुट ओवर ब्रिजेस, पार्क्स,
फव्वारे और पैदल राहरफ का काम शामिल था। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कहा गया था कि उस्मान सागर, हिमायत सागर था बापू घाट तक 21 किलोमीटर और दरमियानी हिस्से के तहत बापू घाट था नागोल तक 21.5 किलोमीटर और तीसरे हिस्से में नागोल था आउटर रिंग रोड गोरेली मौजू तक नदी को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाएगा। यहाँ नाइट बाजार के क़याम का भी प्लान बनाया गया था। इसी असना में हुकूमत की जानिब से मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का क़याम अमल में आया। MRDFCL की तश्कील अमल में आई, लेकिन मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम हुनूस अभी तक शुरू नहीं हुआ। हद तो ये हो गई कि मूसा नदी की सफाई का प्रोजेक्ट न सिर्फ बर्फदान की नज़र हो गया और ये प्रोजेक्ट अभी तक फाइलों और नक्शों की हद तक ही महदूद होकर रह गया। मूसा नदी की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि 28 सितंबर 1908 को मूसा नदी में तुग़यानी आई थी और पानी शहर में दाखिल हो गया था, जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। हज़ारों लोग हलाक हो गए। इससे पहले भी 2 मरतबा ख़तरनाक सैलाब आया था। इसलिए निज़ाम हफ्तुम ने इस तरह के तबाहकुन सैलाब का तदारुक करने के लिए एक ट्रस्ट कायम किया और नदी पर एक फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया। 1920 में शहर के मज़ाफ़ात में बालाई सिमत में 10 मील के फासले पर मूसा नदी पर एक डैम तैयार किया गया जो उस्मान सागर के नाम से मौसूम है। एक और ज़ख़ीरा आब हिमायत सागर भी तामीर किया गया जो मूसा नदी की झैली नदी पर तामीर किया गया। इन दोनों रिजर्वायर्स की तामीर से जहां सैलाब को रोकने में मदद मिली, वहीं ये दोनों डैम्स शहरों को पीने के पानी की सरबराही का बड़ा जरिया भी है। साबिक हुक्मरानों की लापरवाही और मौजूदा हुकूमत की तारीखी विरसे को नज़रअंदाज करने वाली पॉलिसियों की वजह से अब इस मूसा नदी की क्या दुर्गत बन गई है, ये हम सब जानते हैं। नदी के पास से गुजरते वक्त बदबू से महफूज रहने के लिए रुमाल का सहारा लेना पड़ता है। ज़ख़ायर आब और मूसा नदी के बाद बात करते हैं हुसैन सागर की। एक ज़माना था जब हैदराबाद को झीलों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब ये झीलें नज़र नहीं आती। बाज़ झीलों पर कब्जे कर लिए गए हैं और बाज़ को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। हैदराबाद में कुतुब शाही और आसिफ शाही दौर में करीब 1000 झीलें बनाई गई थी। कुली कुतुब शाह के दौर में हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने 1562 में हुसैन सागर को तामीर करवाया। इसीलिए इस तालाब को हज़रत हुसैन शाह वली के नाम से ही मौसूम किया गया। इसकी तामीर का नक्शा और दीगर मंसूबे हज़रत हुसैन शाह वली ने ही तैयार किए थे। इन्हीं झीलों में हुसैन सागर का शुमार होता है। इस झील को अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहत की तंजीम ने दुनिया में सबसे बड़ी झील करार दिया है, जो मैन मेड रिजर्वायर इसे कहा जाता है। कुतुबशाही दौर में शहरियों के पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के मकसद से इस झील की तामीर कराई गई थी। हैदराबाद की ये झील चार मीनार से भी 30 साल कदीम है। मौरखीन के मुताबिक जब हैदराबाद शहर बसा तो तकरीबन 4 सदियों तक इस झील से हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह किया जाता रहा और इस झील का पानी उस वक्त आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त हुसैन सागर के आसपास के इलाके में खेती बाड़ी की जाती थी। आलमी शिनाख्त की हामिल ये झील हुक्मरानों की अदम तवज्जो की वजह से गंदगी के मरकज़ में तब्दील होकर रह गई। नई नस्ल को शायद ये बात सुनने में अजीब लगेगी कि यहाँ का पानी कभी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नई नस्ल ने जब से टैंक बंड को देखा उस वक्त से उन्होंने यहाँ सिर्फ गंदगी ही देखी है। हालांकि कट्टा हुसैन सागर को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें की गईं, लेकिन झील के पानी को साफ करने के लिए सिर्फ ऐलानात और किए गए और तयख्खुनात दिए गए, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं किया गया। झील को आलूदगी से महफूज रखने के लिए कई प्रोग्राम्स का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल सका। साबिक में क्लीन हुसैन सागर फोरम बनाया गया था, लेकिन आज तक ये झील अपनी क्लीनिंग का इंतज़ार कर रही है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की मिसालें देते हैं, यहाँ की तारीख के बारे में, हुजूर निज़ाम के बारे में अपनी तकारीर में ज़िक्र करते हैं, लेकिन जब बात अमली इक़दामात की आती है तो उनका रवैया कुछ और ही होता है। ज़बानी जमा खरश और लफ्ज़ी मोहब्बत के इजहार से कुछ नहीं होता। बात तो जब बनेगी जब हम हमारे तारीख़ी विरसे की हिफाजत करें। तरक्याती काम करवाते हुए नई तारीख रकम ज़रूर की जा सकती है, लेकिन तारीख़ी विरसे को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा करना सिवाय अपने असलाफ के कारनामों से मुंह फेरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके लिए आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। दुनिया भर में तारीख़ी विरसों की हिफाजत में काफ़ी दिलचस्पी ली जाती है।
तरक्की याफ्ता ममालिक भी अपनी तारीख की हिफाजत करते हैं, लेकिन अफसोस कि शहर हैदराबाद की तारीख को ही नज़रअंदाज करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त वो नाकाबिल कबूल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि रवां साल के अवाइल में हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान पुलिस की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, हिरासत में लिए गए अफराद पर मजालिम ढाए और बाज़ औक़ात मुश्तइल हिंदू ग्रोहों के साथ मिलकर फसादात में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में फरवरी के दौरान ये हंगामे उस वक्त पेश आए जब शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे। हिंदू और मुसलमान ग्रोहों के दरमियान झड़पों में 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। एमनेस्टी का कहना है कि इन सब में हिंदुस्तान के मुसलमान बदतरीन सूरत हाल से दो चार रहे। एमनेस्टी की जानिब से रब्ता किए जाने पर दिल्ली पुलिस ने ताहाल जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के फसादात पर एमनेस्टी की तहकीकात के नताइज हंगामों के दौरान पुलिस के तशद्दुद और शमूलियत पर एक अलग अलग अखबारात में और मीडिया हाउसेस ने रिपोर्टिंग की है। रवां साल दिल्ली फसादात कई दहाइयों में दारुल हुकूमत दिल्ली में बदतरीन हंगामे करार दिए गए हैं। ताहम पुलिस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। एमनेस्टी की रिपोर्टों में कहा गया है कि इन फसादात में हिंदुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका सबसे बड़ा हदफ मुसलमान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फसादात अचानक पेश नहीं आए। इनमें हलाकतों और ज़ख्मियों के एतबार से मुसलमानों की तादाद 3 गुना ज़्यादा रही। JEE-NEET कोरोना बहरान में इम्तिहान को लेकर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई रियासतों के वुज़रा ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले पर असर-ए-नौ गौर करने की अर्ज़ी दाखिल की है और कहा कि मौजूदा हालात में इम्तिहान कराना तुलबा के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को इम्तिहान कराने की इजाज़त दी थी, जिसको कई रियासतों के वुज़रा ने सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक मगरबी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान हुकूमतों के वुज़रा ने सुप्रीम कोर्ट में असर-ए-नौ गौर करने की अर्ज़ी दाखिल कर नीट और JEE इम्तिहान को टालने का मुतालबा किया है। ख़ास बात यह है कि सभी वुज़रा ने यह अर्ज़ी एक साथ निजी हैसियत से दाखिल की है। इससे कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक और DMK के सरबराह MK स्टालिन समेत कई अपोजिशन कायदीन ने ये इम्तिहानात फ़िलहाल मुलतवी करने का मुतालबा किया था। बहरहाल 6 रियासतों के वुज़रा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई अर्ज़ी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुकूमत फ़िलहाल इम्तिहान कराने की हालत में नहीं है। इम्तिहान के दौरान तुलबा कोरोना इन्फेक्शन की जद में आ सकते हैं। अर्ज़ी दाखिल करने वालों में मगरबी बंगाल से मिले घटक, झारखंड से रामेश्वर, राजस्थान से रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ से अमरजीत भगत, पंजाब से बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र से उदय रविंदर सामंत शामिल हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद सरकर्दा लीडरों ने कोरोना वायरस की आलमी वबा के दरमियान तुलबा की सलामती के पेश नज़र मुश्तरका दाखिला इम्तिहान ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन NEET को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत इस मसले पर तुलबा से बातचीत करके उनकी इत्तेफाक राय के मुताबिक फैसला करे। सोनिया गांधी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले इम्तिहानात मुलतवी करने के वास्ते मरकज़ पर दबाव बनाने के लिए अपने स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स प्रोग्राम के तहत जुमे के रोज़ एक वीडियो जारी करके कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और हम मुस्तकबिल के बेहतरीन हिंदुस्तान की तामीर के लिए उन पर मुनहसर हैं, इसलिए उनके मुस्तकबिल के बारे में जो भी फैसला किया जाए उसमें उनकी रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है। Dear students, I feel for you because you are now facing a very difficult situation. The issue of your exams, of when they should be taken up or where, is a most important issue for you all, not only for you, for your families. You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore,
If any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. I hope the government listen to you, listen to your voices, and act upon your wishes. This is my advice to the government. Thank you. Jai Hind. सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को रियासतों और यूनिवर्सिटियों को दी गई हिदायत में कहा कि आइंदा 30 सितंबर तक आखिरी बरस के इम्तिहानात के लिए बगैर तलबा को डिग्री नहीं दी जा सकेगी। हालांकि रियासतों को यह सलाह दी गई है कि वो इम्तिहानात की तारीख आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से दरख्वास्त कर सकते हैं। जज अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच में आर सुभाष रेड्डी और जज एम आर शाह पर मुश्तमिल बेंच ने मामले की समाअत के बाद हालांकि कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इम्तिहानात मनसूख किए जाने से मुतालिक महाराष्ट्र हुकूमत का फैसला मौसर होगा। अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने यूजीसी की तरफ से कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के दाखिले की शुरुआत करने के लिए तलबा के मफाद में ये फैसला किया गया। यूजीसी ने कहा कि कुछ रियासतों की तरफ से इम्तिहानात मनसूख किए जाने के फैसले से आला तालीम की सतह पर रास्त तौर पर असर पड़ेगा। यूजीसी ने तरमीम शुदा रहनुमायाना हिदायत जारी की हैं जिनमें कहा गया है कि आखिरी बरस यानी फाइनल ईयर के तमाम इम्तिहानात कोविड-19 के मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत लिए जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान और अरविंद दत्तार समेत सीनियर वकीलान ने तलबा की तरफ से अदालत से अपील की कि कोरोना वबा के खैर के पेश नज़र आखिरी बरस के इम्तिहानात मनसूख कर दिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,46,87,921 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,71,40,570 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,36,898 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। फ्रांस में इन्फेक्शन के मामले बढ़ने के बाद दारुल हुकूमत पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया गया है। जुमेरात के रोज़ मुल्क में 6,111 नए केसेस मिले थे, जिसके बाद सख्ती की गई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने मुल्क में बढ़ते मामलों को देखते हुए जुमे के रोज़ नए गाइडलाइंस का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मास्क पहनने से जुड़ी पाबंदियां सख्ती से लागू कराई जाएंगी। 2021 तक बड़े पैमाने पर त्यौहार मनाने, कंसर्ट करने या खेल के इनेकाद पर भी रोक रहेगी। हालांकि जिन इलाकों में मामले कम हैं वहां कुछ राहत दी जा सकती है। जर्मनी में 24 घंटे में 1571 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ वहां मुतासरीन की तादाद 64,000 के पार हो गई। अब तक 1,226 लोगों की जान गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा की मुसलसिल बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान में इन्फेक्शन के 77,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए। हालांकि रात की बात यह है कि इस दौरान 60,000 से ज़्यादा मरीज इन्फेक्शन से सेहतमंद भी हुए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जुमे के रोज़ जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 77,266 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 33,87,501 हो गई है। इस दौरान 60,177 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से राहत हासिल करने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 25,83,948 हो गई है। एक्टिव केसेस के मामले में सेहतमंद लोगों की निस्बत इन्फेक्शन के नए मामलों से ज़्यादा होने की वजह से एक्टिव केसेस 16,032 से बढ़कर 7,42,023 हो गए हैं। मुल्क की सिर्फ 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में इस दौरान मरीज़ों की तादाद कम हुई है। इस दौरान 1,057 लोगों की मौत होने से तादाद अमवात 61,529 हो गई है। मुल्क में सरगर्म केसेस की तादाद यानी एक्टिव केसेस का जो परसेंटेज है वो 21.9% है और रिकवरी रेट सेहतमंद होने वालों की जो शरह है वो 76.28% है, जबकि अमवात की शरह 1.82% है।
तमिलनाडु कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट एच वसंत कुमार की कोरोना से मौत हो गई। उनकी उम्र 70 बरस थी। 10 अगस्त को कोरोना से मुतासिर होने के बाद उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जुमे की शाम हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वसंत कुमार कन्याकुमारी पार्लिमानी हल्के से नुमाइंदगी करते थे। इससे कबल 2 बार वो एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वसंत कुमार न सिर्फ सियासतदान बल्कि सनतकार भी थे। उनके कई चेन स्टोर्स वसंत एंड कंपनी के नाम से मशहूर है और वो वसंत टीवी भी चलाते थे और वो तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के रिश्तेदार बताए गए हैं। तमिल अदाकार विजय वसंत उनके बेटे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, जबकि इससे मरने वाले अफराद की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सिर्फ 11 दिन में अमवात की तादाद 50 से 60 हज़ार तक पहुंच गई है। सेहत और कुंबा बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमे को जारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1057 मरीजों की हलाकत से मजमूई तौर पर 61,529 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद पर नज़र डाली जाए तो ये तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वायरस के रिकॉर्ड मामले आने के दौरान कुल मुतासरीन के मुकाबले में अमवात का फ़ीसद भी मुख्तलिफ इक़दामात से तेज़ी से कम करने में मदद मिली है। इसमें जांच, स्क्रीनिंग, वसी पैमाने पर निगरानी और वायरस के राब्तों का जल्द पता लगाने से होने वाली अमवात पर काफ़ी हद तक काबू रखने में कामयाबी मिली। आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना से 1 से 10 हज़ार अमवात तक पहुँचने में 6-9 दिन लगे और कुल मरीज़ों के मुकाबले में मरने वालों की शरह सबसे ज़्यादा 4.4% रही। मरने वालों की तादाद 10 से 20 हज़ार होने में सिर्फ 20 दिन लगे, ताहम ये शरह कम होकर 8.8% हो गई। 20 से 30 हज़ार होने में दिनों की तादाद कम होकर 17 ही रह गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि मरने वालों का जो फ़ीसद है वो कम होकर 2.4 पर आ गया। 30 से 40 हज़ार तक अमवात में से 13 दिन लगे और उसकी शरह 2.1% रह गई। 40 से 50 हज़ार की तादाद में सबसे कम महज 10 दिन लगे और फ़ीसद यानी मरने वालों का मोर्टेलिटी रेट 1.9% रहा। अगले 10 हज़ार तक यानी 50 से 60 हज़ार तक पहुंचने में 11 दिन लगे और मरने वालों का फ़ीसद कम होकर 1.8% हो गया। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,932 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,17,415 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 799 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 520 केसेस दर्ज हुए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हो गया है। टीम की तरफ से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जिस खिलाड़ी को कोरोना हुआ है उसका नाम भी सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि खिलाड़ी हिंदुस्तानी है और तेज़ गेंदबाज है। चेन्नई की टीम में 4 हिंदुस्तानी तेज़ गेंदबाज हैं। इनके नाम हैं शरदुल ठाकुर, दीपक चाहर, केएम आसिफ और मोनू कुमार। दुबई में आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है। चेन्नई की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। इसके बाद 7 दिन के लिए पूरी टीम को क्वारंटाइन किया गया था। चेन्नई की टीम को जुमे के रोज़ से ही प्रैक्टिस शुरू करनी थी। इसी दौरान टीम का एक खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें सीएसके टीम मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल और उनकी बीवी के अलावा सोशल मीडिया टीम से जुड़े 2 मेंबर्स भी शामिल हैं। अब टीम को 7 दिन और क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद चौथा कोरोना टेस्ट होगा। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही खिलाड़ी ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। यूएई पहुंचने से पहले आईपीएल में हिस्सा ले रहे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों और स्टाफ का 5 बार कोरोना टेस्ट हुआ था। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही ये लोग यूएई पहुंचे थे। बैरूनी खिलाड़ियों को भी यूएई में आने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन किया गया था। साथ ही 2 नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वो यूएई के लिए रवाना हुए थे। यूएई में पहुंच रहे आईपीएल की सभी टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले 7 दिन क्वारंटाइन किया गया था। इस दौरान किसी को होटल में एक दूसरे से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। इस दौरान पहले, तीसरे और छठे दिन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ। बताया जा रहा है कि इसी में से एक टेस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हिंदुस्तान की मईशत पहले ही बदहाली के दौर से गुजर रही है और फिर कोरोना बहरान ने इस पर मजीद गहरा मनफी असर डाला है।
कोविड-19 इन्फेक्शन फैलने के बाद हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में बुहरान का दौर इस साल के आखिर तक जारी रहने वाला है। इस सिलसिले में राइटर्स ने एक पोल कराया है, जिससे नतीजा अखज़ हुआ है कि मुल्क में कोरोना बुहरान के सबब चीज़ों के इस्तेमाल और कारोबारी सरगर्मियों में कमी हुई है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए। कोरोना इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 6 माह में कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह से ठप रहीं। राइटर्स के 50 माहिरीन माईशत को शामिल किए गए। 18 से 27 अगस्त के पोल के मुताबिक पिछले 6 माही के दौरान हिंदुस्तानी मईशत 18.3% कम हो सकती है। हालांकि ये इससे गुज़िश्ता पोल यानी 20% के मुकाबले कुछ बेहतर है। फिर भी ये 1990 के वसत में शुरू किए गए 6 माही डेटा के लिए ऑफिशियल रिपोर्टिंग के लिहाज से अब तक की सबसे निचली शरह होगी। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि मोदी हुकूमत कोरोना बहरान की वजह से ख़राब माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुकी है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च से अब तक 115 शरह सूद में 1.15% यानी 115 बेसिस पॉइंट्स की तखफीफ कर चुकी है। ऐसे में जाहिर है कि मुल्क की मईशत को आलमी वबा के सबब बने हालात से बचाने के लिए अभी हुकूमत को मज़ीद काफ़ी कुछ करना होगा। ING में सीनियर एशिया इकोनॉमिस्ट प्रकाश सुखपाल का कहना है कि यह बहरान का सबसे कम असर हो सकता है, लेकिन इस सहमाही के दौरान तेज़ी से सामने आए इन्फेक्शन के नए मामलों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में मुल्क की मईशत बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक चोटी के साइंसदान ने फिजिकल डिस्टेंसिंग पर लोगों के अमल नहीं करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क पहनना काफ़ी नहीं है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड ने कहा कि सिर्फ मास्क पहनकर आप कोरोना से महफूज नहीं रह सकते, बल्कि आपको दूसरों से एक महफूज दूरी बनाकर रखनी होगी। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड मारियावान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि लोग अब फिजिकल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मास्क पहन रखा है तब भी आपको कम से कम 1 मीटर या 6 फीट और अगर मुमकिन हो तो इससे भी ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। WHO ने इस आलमगीर वबा को फैलने से रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम पर जोर दिया है, जिसमें मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग कायम रखना और हाथों को बार बार और पूरी तरह धोना शामिल है। मारिया का कहना था कि सिर्फ मास्क पहनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ हाथों को धोना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये सब कुछ करना चाहिए। दरिया असना अपना जर्मनी के विफाकी और रियासती हुकूमतों ने हाई रिस्क वाले इलाकों से जर्मनी वापस लौटने वाले तमाम लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन लाजमी करार दिया है। वबा के दौरान कई मामलों में डॉक्टर्स ने दोबारा इन्फेक्शन के मामले देखे हैं, यानी जो लोग पहले से मुतासिर थे उन्हें फिर से कोरोना वायरस हुआ है। हालांकि वो इस बात के इम्कानात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरी बार इन्फेक्शन की वजह गलत टेस्टिंग प्रोसेस या गलत रिजल्ट या पहले इन्फेक्शन के बाद वायरस मौजूद नहीं था। अब हांगकांग, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में कोरोना वायरस री इन्फेक्शन के मामले मिले हैं। ये मरीज़ ठीक होने के महीनों बाद फिर से म्यूटेटेड वेरिएंट यानी एक और तरह के कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। हांगकांग के 33 साल के एक शख्स को मार्च के महीने में कोविड-19 के हल्के अलामात नज़र आए थे। 26 मार्च को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद उन्हें 2 नेगेटिव PCR टेस्ट आने के बाद 14 अप्रैल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हेल्थ अथॉरिटीज़ का मानना है कि उस शख्स को दूसरी बार इन्फेक्शन स्पेन की एक बिजनेस ट्रिप के दौरान हुआ। हांगकांग एयरपोर्ट पर जब 15 अगस्त को टेस्ट किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। एहतियात के तौर पर उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उनमें कोई अलामत नज़र नहीं आ रहे थे। जेनेटिक एनालिसिस बताता है कि नौजवान वायरस के बदला हुआ जो रूप है उसके राब्ते में आ गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर केवलिन काईवांग ने बताया कि एनालिसिस से पता चलता है कि दूसरे के मुकाबले में पहला वायरस जीनोम यानी SARS-CoV-2 के अलग स्ट्रेन से जुड़ा हुआ था। यानी इन सब रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि जिनको कोरोना वायरस एक बार हो चुका है उन्हें
दोबारा हो सकता है। हालांकि इस बात पर अभी तहकीक की जा रही है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर अभी नहीं कहा गया, इसीलिए हर हाल में सबको एहतियात बरतना ज़रूरी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।